नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कुक के बारे में। इसमें आपका काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं, फैमिली लाइफ कैसी रहती है, प्रमोशन के क्या चांस है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है। तो अगर आप सीआरपीएफ में कुक की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं हम जॉब प्रोफाइल की। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो कुक है का जो आपका ट्रेड का जो नाम उसी से पता चल रहा है कि भाई कुक का जो काम होता है वो खाना बनाने का काम होता है। अब खाना आप जवान जो भी सीआरपीएफ में जॉब कर रहे हैं, जवानों का खाना बनाने की मैस यानी कि जवानों की मैस में भी लग सकती है आपकी ड्यूटी, अधिकारियों की मैस में भी ड्यूटी लग सकती है। आपका जो मेन टास्क है वो आपका सिर्फ खाना बनाने का टाइम है। और आपका जो खाने बनाने का जो शेड्यूल होता है वो आपका अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होकर यानी कि सुबह चाय बनेगी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर आपका लंच बनेगा जवानों का, फिर चाय बनेगी, फिर डिनर बनेगा। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक का मैं आपका जो टाइम टू टाइम आपका काम होता है। दोपहर में जैसे आपका लंच क्लियर हो जाता है, लंच से लेके और टी टाइम तक का जो आफ्टरनून टी टाइम के बीच में आपको रेस्ट रहेगा। उसके बाद आप डिनर बनाने के बाद में फिर आपको पूरी नाइट रेस्ट रहता है। लगभग ये मान के चलो 99% आपको नाइट में किसी प्रकार की ड्यूटी वगैरह यूज में नहीं लिया जाता है। इसके अलावा आपको दोपहर में भी ये मान के चलो कि 3-4 घंटे का रेस्ट आपको मिल जाता है। बाकी डिपेंड करता है आप किस मैस के अंदर खाना बना रहे हैं, किस एरिया में पोस्टेड, उसके हिसाब से मिलता है। बाकी ये है कि आपका आंधी बारिश तूफान आए, आपको भाई खाना बनाने में आपको तो जाना ही पड़ेगा मैस के अंदर। बाकी ये है कि नाइट में आपको रेस्ट मिल जाता है। तो जो प्रोफाइल है ड्यूटी आपको समझ में आएगी भाई क्या आपको करना है। इसके अलावा आपको भाई किचन का जो मैनेजमेंट को भी देखना है कि भाई साफ़ सफाई वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है। अब बात करते हैं सैलरी की। देखो सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो आपका नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा सैलरी 21,700 से लेके 69,100 तक आपको दिखाई है। यानी कि आपकी बेसिक पे है वो 21,700 से स्टार्ट होती है। इसके साथ फिर आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, इसके अलावा आपको राशन मनी मिलती है, फिर टीए हो गया, रिस्क अलाउंस हो गया, टीपीटी हो गया। यानी कि जिस एरिया में आप पोस्टिंग होंगे उस एरिया में जो भी अलाउंस लागू होते हैं वो अलाउंसेज आपको मिलते हैं। ओजीडी के जवानों को जो अलाउंस मिलेंगे, रिस्क अलाउंस मिल रहा है, टीए मिल रहा है, वही आपको मिलेंगे। अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं कि जैसे आप भर्ती हो गए, आपने ग्रुप सेंटर में ज्वाइन किया है या फिर डायरेक्ट आप ट्रेनिंग सेंटर में चले गए हैं, तो आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी कट पिटने के बाद में 35 से 40 हज़ार के बीच में स्टार्ट होती है। लेकिन फिर जैसे आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में यूनिट में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी अलाउंस होंगे, भाई चाहिए रिस्क अलाउंस मिल रहा है, मान लो 21,600 रिस्क अलाउंस है मैक्सिमम सीआरपीएफ में, वो आपको मिल रहा है। या कोबरा में आप चले जाइए, कोबरा अलाउंस मिल रहा है, या कहीं और आप आरएफ में चले गए, आरएफ अलाउंस मिल रहा है। तो हर जगह के अलग अलग अलाउंसेज होते हैं। तो हो सकता है कि आपकी सैलरी जो है 60-70 तक भी क्रॉस कर सकती है। वो आपके पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगा। बाकी अगर आपको सैलरी के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए सैलरी की एक डिटेल वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। इसके अलावा अगर बात करें इसके अंदर फैसिलिटीज़ की, तो सीआरपीएफ में फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलती हैं। सबसे पहले तो आप जैसे कैंप में आ गए तो आपको रहना सहना आपका फ्री हो जाता है। खाना भी मान के चलो आपको फ्री है क्योंकि आपकी सैलरी के साथ में आपको राशन मनी मिल रही है। पहला तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिल जाता है कि भाई आपको कोई रूम रेंट लेने की या फिर आपको खाने के पैसे देने की, होटल जाने की वो सुविधा आपकी हट जाती है। दूसरा बेनिफिट आपको जो मिलता है कि भाई गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जो भी सुविधाएं देती है, जैसे आपका सीआरपीएफ में आप जब भर्ती हो गए तो आप किसी भी ग्रुप सेंटर के अंदर आप सरकारी क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल सकता है। अगर आपकी पोस्टिंग जिस इलाके में वहाँ पे अवेलेबल है तो ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपने बच्चों को किसी ग्रुप सेंटर में रख के अपने अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आप अपना एक सरकारी क्वार्टर के लिए अप्लाई करके आप क्वार्टर ले सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ में आपको सीजीएचएस की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। इसके अलावा आपको आयुष्मान कार्ड आपका बन जाएगा जैसे आप भर्ती हो जाएंगे। इसके अलावा सीआरपीएफ के कैंप के अंदर आप रहेंगे तो वहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं। उस खांसी बुखार जुकाम नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए आपको दवाई वगैरह का कोई चार्ज, कोई ओपीडी फीस, ये सभी चीज़ों का आपको कुछ लगता नहीं है। कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। आपको अपना घरेलू सामान कोई भी खरीदना है तो सेंट्रल पुलिस कैंटीन यानी कि सीपीसी कैंटीन की सुविधा आपको मिल जाती है, तो आप उसमें जाके अपना सामान ले सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको लिक्कर वगैरह की जो कैंटीन ऐसी है तो लिक्कर कैंटीन में आप सीआरपीएफ में जाके अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है। साथ में आपको छुट्टियां मिलती हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। जब आपकी शादी हो जाएगी तो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो फीस वगैरह का पैसा हॉस्टल में रखना है तो हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस, ये सभी सुविधाएँ आपको मिलती हैं। बाकी आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, सैलरी आपको मिल ही रही है। तो अच्छी खासी फैसिलिटीज़ जो बाकी जवानों को मिलती हैं वो आपको भी देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो देखो शुरुआत में तो आपकी पोस्टिंग जब होगी उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है। ट्रेनिंग के बाद में जब आपकी
एक परमानेंट पोस्टिंग किसी यूनिट के अंदर, ग्रुप सेंटर में या रैपिड एक्शन फोर्स या कोबरा, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपकी जो फैमिली लाइफ है वो डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग पैलेस पे। क्योंकि सीआरपीएफ की जो पोस्टिंग होती है वो ऑल ओवर इंडिया पोस्टेड है सीआरपीएफ। तो ऑल ओवर इंडिया में ये तो है नहीं हर जगह पे शांति है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं तो वहाँ पे शायद आप परिवार नहीं रख पाएँ। लेकिन जहाँ पे शांति है आपकी पोस्टिंग, जैसे मान लो दिल्ली हो गई, जयपुर हो गई, मुंबई हो गई, हैदराबाद, चेन्नई, यानी कि एक प्लेन इलाके के अंदर होगी, वहाँ पे सरकारी क्वार्टर बने हुए, या फिर वहाँ पे फैमिली रखने की परमिशन है। अगर क्वार्टर नहीं है तो आप बाहर किराए पे लेकर रख सकते हैं। यानी कि जो फैमिली लाइफ होती है वो डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग पैलेस से कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर है और आपको वहाँ पे परिवार रखने की सुविधा है कि नहीं, इलाका प्लेन है या फिर डिस्टर्ब इलाका है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी इसके अंदर आपको ये है कि आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया रहेगी। बात करें इसके अंदर छुट्टियों की, तो आपको 60 दिन की छुट्टी ईएल मिलती है, 15 दिन की आपको इसके अंदर सीएल मिलती है। 15 दिन की सीएल के अंदर आपको संडे हो गया आपको या फिर गवर्नमेंट हॉलीडे वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो कुल मिला के छुट्टी आप देखेंगे तो साल में आपको 80 से लेकर 90 दिन की छुट्टियां आपको मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रमोशन की, तो जब आप सबसे पहले आप जब भर्ती होते हैं तो आपकी जो रैंक होती है वो एज ए कांस्टेबल कुक आप भर्ती होते हैं। कांस्टेबल कुक से भर्ती होने के बाद मान के चलो लगभग आपको 18-20 साल के बाद में नेक्स्ट प्रमोशन जो मिलता है आपको हेड कांस्टेबल यानी कि हवलदार पद पे आप पदोन्नत होते हैं। पहले प्रमोशन नहीं होता था, वर्तमान में हवलदार पद के ऊपर पदोन्नति आपकी हो रही है। उसके अलावा अभी वर्तमान में हवलदार से ऊपर का भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। फ्यूचर में अगर होगा तो आपको जरूर मैं डिटेल में साझा आपके साथ करूँगा, लेकिन वर्तमान में कांस्टेबल कुक से आप सिर्फ हेड कांस्टेबल कुक में प्रमोट होते हैं। उसके लिए आपको 18 से 20 साल आपको लग जाती है। तो आपको प्रमोशन की डिटेल भी समझ में आ गई, सैलरी की मैंने बता दी, फैमिली लाइफ आपको बता दी, फैसिलिटीज़ बता दी, आपको छुट्टियां बता दी। इसके अलावा बात करें हम एलडीसी एग्ज़ाम की, भाई आप अगर कुक से भर्ती हो के आप सोच रहे हैं कि मुझे भाई कोई अच्छी तैयारी करके मैं अच्छे पद पे चला जाऊं, तो कुक से भर्ती होने के बाद आपको चांस मिलता है एएसआई स्टेनो का एलडीसी एग्ज़ाम देने के लिए और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम देने के लिए। एक तो ये ऑप्शन आपके पास है कुक ट्रेड से निकलने के लिए। अगर आप 10+2 पास हैं, आपकी हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग आती है, या फिर आपको स्टेनो के अंदर आपको जो स्टेनो के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो आपको शॉर्ट हैंड वगैरह वो आपको आता है, तो फिर आप स्टेनो के लिए एलडीसी एग्ज़ाम दे पाएंगे। जैसे आपकी सर्विस ट्रेनिंग के बाद 4-5 साल हो जाएगी, उसके बाद आपको ऑप्शन इसका मिलता है एलडीसी एग्ज़ाम दे। इसके अलावा आपको ड्राइवरी में जाने का भी ऑप्शन मिलता है। वैकेंसी अगर आती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आपके पास हैवी लाइसेंस होता है तो ड्राइवर में जाने का भी मौका मिल जाता है। लेकिन उसके अंदर जो वैकेंसी होती है, पोस्ट होती कम होती हैं। 22 लाख आपका चांस हो तो आपका नंबर पड़ जाता है और कुछ लोगों का पड़ भी जाता है इसके अंदर। बाकी एलडीसी के अंदर अच्छी खासी पोस्ट होती हैं। अगर आप तैयारी करेंगे, टाइपिंग की अच्छी तैयारी रखते हैं, साथ में आप अपना पढ़ाई की तैयारी रखते हैं, तो आप निकल सकते हैं। आगे पढ़ाई करने के लिए या कोई बाहर से सिविल से भी आप एग्ज़ाम देना चाहें तो एनओसी लेके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अच्छी खासी है। बाकी देखो समस्याएं तो हर जॉब के अंदर हैं, सभी कुछ चीज़ें अच्छी कुक के अंदर अच्छी हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। बाकी अगले वीडियो में हम बात करें क्या क्या अच्छाइयाँ क्या क्या बुराइयाँ हैं। आज के वीडियो में जो डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी वो सभी जानकारी मैंने आपके साथ में साझा कर दी है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।